हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वैक को कंप्लीट करेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बीटा निकाले जा सकते हैं। बीटा को निकालने के हम दो तरीके आज बहुत अच्छे से इन डेप्थ सीखने वाले हैं। वन इज़ रिग्रेशन अप्रोच एंड अदर वन इज़ द बॉटम अप बीटा। इसके अलावा वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो आर एम माइनस आर एफ यानी जो ई आर पी कैलकुलेट होता है वो ई आर पी एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट करना चाहिए एंड लोग यूजुअली ई आर पी कैलकुलेट करने के लिए क्या गलतियाँ करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि यार ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है ना तो उसको सेव एज लेटर में डाल दो, और जब भी आपको टाइम मिले ना, जब भी आप उस लर्निंग मोड में हो तभी इस वीडियो को आप पूरा देखना। एंड डेफिनेटली इंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं जैसा हमेशा होता है। और हाय, दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल। तो फटाफट शुरू करते हैं यार। तो जब भी हम वैक निकालते हैं ना उसके दो कंपोनेंट होते हैं। वैक का मतलब समझ में आ गया होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट। अब इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो एप्लीकेबल होता है, विच इज आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट को समझेंगे आगे जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉट आई वॉन्ट अस टू डू इन टूडेज सेशन इज, और अदर आज का जो एजेंडा होगा अपना इस पर्टिकुलर सेशन का, वो ये है कि ये जो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा का कंसेप्ट है ना, इसको मेरे को अच्छे से समझना है। आप समझ लेना, ये जान है डी सी एफ मॉडलिंग के। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं वैल्यूएशन नहीं बता रहा हूँ इसमें, मैं डी सी एफ का मॉडल करना बता रहा हूँ। ओके, रिस्क फ्री रेट हमने टेकल कर लिया था कि हम investing.com पे जाएंगे, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड लेंगे, वो रिस्क फ्री रेट होगी। ओके, नाउ प्लीज समझो आप, ये जो के है ना, ये के क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट और एक होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है दोस्त कि ये अगर मेरा बॉन्ड का इंडेंचर है, बॉन्ड का प्रोस्पेक्टस नहीं होता है, बॉन्ड का सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट जैसा नहीं होता है, इंडेंचर है अगर ये, तो मैं ये देखूंगा कि इस इंडेंचर में क्या रेट मेंशन है। जो रेट मेंशन है वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज रिटन ऑन द फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। बट आपने कभी भी जब शेयर सर्टिफिकेट लिया है या आपने कभी पहले शेयर सर्टिफिकेट देखा होगा या ना भी देखा हो, यार आप नॉर्मल एक ट्रेड कर रहे हो और आपने इन्वेस्ट किया किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो क्या कंपनी ये कोई गारंटी देती है क्या कि मैं आपको इतना रिटर्न दूंगी? तो कंपनी के लिए कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है ना। और समझना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कंपनी के लिए चार्जेबल कॉस्ट है क्या? नहीं, वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से मालिक को हिस्सा जा रहा है, कंपनी को कहाँ चार्जेबिलिटी हो रही है? कंपनी कमाएगी तो मालिक के लिए तो कमा रही है। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है कि जो मेरे मार्जिनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कंपनी में जो इन्वेस्ट करने की रिस्क है, टोटल रिस्क जो है, उसके एवज में उनको क्या रिटर्न चाहिए, ये मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आपको मार्जिनल इन्वेस्टर का कंसेप्ट नहीं पता है अभी तक, तो मैं आई बटन पे दे दूंगा लिंक, आप फर्स्ट वीडियो देखो डीसीएफ वाला, डीसीएफ मॉडलिंग वाला, आपको इमीडिएटली क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले मान लो कि एक इन्वेस्टर है जो इंडिया आया, फर्स्ट टाइम आया, सिंगापुर में बैठा हुआ है, और उसको से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना है। से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना है, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भैया सबसे पहले तो तू मेरे को मिनिमम उतना रिटर्न तो दे कि अगर मैं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में पैसा लगा दूं तो मुझे मिल जाए। बिकॉज अगर तू मुझे उससे भी कम रिटर्न दे रहा है तो मैं इक्विटी में पैसे क्यों लगाऊंगा? मैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हूं। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हूं मतलब मैं रिस्क लेने तैयार हूं, सब्जेक्ट टू कि मेरे को तू एप्रोप्रिएट रिटर्न दे। मैं रिस्क लेने से डरता नहीं हूं, मैं रिस्क अवॉइडर नहीं हूं। समझ रहे हो? आई एम नॉट रिस्क अवॉइडर, आई एम नॉट रिस्क लवर। रिस्क लवर कौन लोग हैं? जो गिरता चाकू हाथ में रहते हैं, जो अडानी की शेयर्स खरीद रहे हैं इस टाइम पर, वो रिस्क लवर है। कोई किसी दिन 25% गिर गया, सर घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 25% कम भाव में मिल रहा है। ठीक है, वी आर नॉट दैट, वी आर नॉट रिस्क अवॉइडर। हम एफडी में पैसा नहीं रख रहे हैं, हम कैश सेव करके घर पे नहीं रख रहे हैं, हम रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं। तो तू एटलीस्ट एक काम कर दोस्त, मेरे को उतना पैसा तो दे जितना अगर मैं एक 10 ईयर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड में पैसा, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा दूँ तो जो वहाँ से जो मुझे यील्ड मिले, एटलीस्ट गिव मी दैट रिटर्न या बड़ी।
तो मुकेश भाई बोलते हैं ओके डन, ले लो शेयर। अरे रुक, अभी कहाँ से दोस्त, इतना रिटर्न तो मेरे को मिल जाता ना अगर मैं बिना कोई रिस्क लिए पैसा लगा देता, लेकिन मैं एक एडिशनल रिस्क ले रहा हूँ। मुकेश भाई बोलते हैं क्या एडिशनल रिस्क ले रहा है भाई? बोले भाई मैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी तो पैसा लगा रहा हूँ। तो बोलते हैं हाँ यार ये बात तो सही है, तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा रहा है, तो उसके लिए क्या दूँ तुझे? तो बोलते हैं एक काम कर, इतना तो रिटर्न तूने मुझे दे ही दिया ना, अब जो मार्केट का रिटर्न होता है ना, जितना रिटर्न मार्केट जनरेट करके देती है उतना मार्जिनल रिटर्न और दे दे। मुकेश बोलते हैं मार्जिनल रिटर्न बोले तो, मार्जिनल रिटर्न बोले तो इतना दे दिया ना, इसके ऊपर जो बचा हुआ रिटर्न है जो मार्केट ने जनरेट किया वो तो दे। मतलब क्या बोल रहे हो? यानी ये दोनों अगर मैं मिला देता हूं 1 मिनट के लिए, मैं मिलाऊंगा नहीं क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करा है मैंने, ठीक है, तो मेरे को एटलीस्ट उतना रिटर्न दे जितना मार्केट ने दिया है। तो बोले ओके ठीक है, ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं आपको उतना रिटर्न दे देता हूं जितना मार्केट ने दिया है। तो एक काम करो आप, ये तो आप फॉर एग्जांपल 6% था, मार्केट ने 14% रिटर्न दिया था, तो 14 - 6 यानी 8% रिटर्न मैं आपको और एक्स्ट्रा दे देता हूं, है ना? यही हुआ ना, यही हुआ एग्जैक्टली कि ये जो रिटर्न है, ये वाला रिटर्न है, ये से मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, फेस वैल्यू में मत जाओ, एग्जाम्पल कंसेप्ट समझो पहले। ये वाला रिटर्न है रिस्क फ्री रेट का, ये 6% है, क्योंकि मैं तो आरबीआई के पास जाऊंगा, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड लूंगा, आरबीआई मेरे को 6% देगा, मेरे को कोई चिक चिक करने का ही नहीं है, समझ रहा है? कंपनी के साथ क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, वो मेरा सेफ रिटर्न है। मेरे को पता है हर 6ठे महीने में मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा 3%, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मार्केट कितना रिटर्न दे रही है? मार्केट निफ्टी का जो लास्ट 1 साल का रिटर्न है फॉर एग्जाम्पल, या निफ्टी का जो पिछले 5 साल का रिटर्न है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मार्केट आपको कितना रिटर्न दे रहा है? मार्केट आपको रिटर्न दे रहा है से फॉर एग्जाम्पल 14%। तो बोले 14% थोड़ा ना, 14 - 6 देना, 6% तो दे चुका है ना, अब एडिशनल रिटर्न दे जो मार्केट में रिस्क, क्योंकि मैं इंडिया के मार्केट में पैसा लगा रहा हूं दोस्त, समझ रहे? इंडिया की, मैं क्यों बार बार पगला हूं क्या जो बार बार इंडिया इंडिया बोल रहा हूं? आपको कुछ समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, वो अच्छे से समझना। मैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूं, इंडिया के स्टॉक मार्केट में, तेरी कंपनी तक तो मैं आया ही नहीं हूं, इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूं। तो मुकेश भाई बोलते हैं ओके 6% ये ले लो, प्लस कर देता हूं मैं आपके लिए 8% एडिशनल, इधर 8%, तो मतलब आप 14% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो मेरे से, डील डन, इन्वेस्ट करो। ओ भाई शांत, अभी तक जो मैंने ये 14% का रिटर्न तेरे से मांगा है ना, टोटल 6 + 14%, ठीक है, वो तो मैंने किसके लिए मांगा है? वो मैंने मांगा है इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, कि 6% तो मेरे को दे, क्योंकि अगर नहीं भी कुछ रिस्क लेता तो मिल जाता, और एडिशनल 8% दे क्योंकि मैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूं। मतलब ठीक है, 6 + 8, ओके, लेकिन इस इंडिया के स्टॉक मार्केट में मैं तेरी कंपनी में भी तो पैसा लगा रहा हूं, और तेरी कंपनी जो है ना वो मार्केट के मुकाबले कुछ ज्यादा रिस्की है। बीटा इज नॉट अ रिटर्न मेजर, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। बीटा, ये बहुत गंदा तरीका है बीटा को इंटरप्रेट करने का, कि सर अगर मेरा कंपनी का बीटा 1.5 है, ठीक है, तो अगर निफ्टी 100 मूव करेगा तो मेरी कंपनी 150 मूव करेगी। ये बहुत ही वाहियात तरीका है बीटा को इंटरप्रेट करने का। बीटा इज नॉट अ रिटर्न मेजर, बीटा इज अ रिस्क मेजर। मतलब 8% दिया ना आपको इस इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, तो बोले हाँ वो तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का दिया ना, तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने का रिटर्न कहां दिया? ठीक है, तो कितना चाहिए भाई, और कितना चाहिए भाई? तेरी कंपनी मार्केट के मुकाबले कुछ ज्यादा रिस्की है, तो उस रिस्क को रिवॉर्ड करने का रिटर्न तो दे। मैं रिस्क एवर्स हूं, ओके, उस रिस्क को रिवॉर्ड करने का रिटर्न दे। मैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हूं, समझना प्लीज। तो मुकेश भाई बोलेंगे अच्छा मान लो कल को अगर मेरी कंपनी मार्केट से कम रिस्की हो जाए तो क्या आप कम रिटर्न लोगे? तो बोले हाँ मैं कम रिटर्न लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, लेकिन आज ज़्यादा रिस्की है ना, तो आज ज़्यादा रिटर्न दे। तो एक हमने कुछ गणित बिठाया, कुछ कैलकुलेशन करा, एंड वी गॉट टू नो दैट मार्केट के मुकाबले
रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट के मुकाबले, मतलब मार्केट में जो एक एवरेज कंपनी ट्रेड करती है उस मार्केट के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्रीज इज़ 1.2x रिस्की, 1.2x रिस्की। इसका मतलब ये है कि अब जो मुझे रिटर्न चाहिए वो चाहिए 6% प्लस 8 × 1.2, 8 × 1.2 इट्स 9.6। मतलब अब मुझे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 15.6 आ गई। भाई एग्जाम्पल लिया मैंने हाइपोथेटिकल फिगर डाल के, अपन इसको सही में भी करके देखेंगे, ठीक है, इसको एक्चुअल में अपन करके देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। आज का जो मेरा मेजर डिस्कशन है ये आज के सेशन की जान है, ऐसा समझ लेना। बीटा को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक होती है रिग्रेशन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप बीटा। मैं इतने कम टाइम में जितना अच्छे से समझा सकता हूं उतना अच्छे से समझाऊंगा। ये होता है स्टैटिस्टिकल, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मतलब कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स लगाऊंगा और रिग्रेशन से बीटा कैलकुलेट करूंगा। और ये होता है रिलेटिव। बीटा इज रिलेटिव रिस्क मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। एक एक करके दोनों तरीके देख लेते हैं। मतलब बॉटम अप तो मैं डायरेक्टली जब एक्सेल में लेके जाऊंगा तभी बता दूंगा। रिग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट समझ लो क्या होता है। एवेन्यू सुपरमार्ट के रिटर्न्स है, उसके अगेंस्ट में निफ्टी के रिटर्न्स है। अब समझना प्लीज, क्या एवेन्यू सुपरमार्ट के जो रिटर्न्स हैं तो इसमें से डिपेंडेबल वेरिएंट कौन सा है? डिपेंडेबल वेरिएबल ये है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये y है और ये x है। रिग्रेशन की इक्वेशन क्या बनती है? y = a + bx, जिसमें a होता है आपका कांस्टेंट, x जो है वो मार्केट के रिटर्न का कोवेरिएंस है, कोएफिशिएंट है, और y जो है वो एवेन्यू सुपरमार्ट के रिटर्न्स का कोएफिशिएंट है। और ये जो b है ना, ये b स्लोप है, यही मेरा बीटा है। समझना, मैं y एक्सिस है और x एक्सिस है। y एक्सिस पे एवेन्यू सुपरमार्ट के रिटर्न्स प्लॉट करे हैं मैंने, x एक्सिस पे मैंने निफ्टी के रिटर्न्स प्लॉट करे हैं। मैंने देखा जिस दिन निफ्टी ने कुछ परसेंट का रिटर्न दिया तो एवेन्यू सुपरमार्ट ने कुछ परसेंट का रिटर्न दिया। निफ्टी ने कुछ रिटर्न दिया, एवेन्यू सुपरमार्ट ने कुछ रिटर्न दिया। निफ्टी ने जब ये रिटर्न दिया तो एवेन्यू सुपरमार्ट ने ये रिटर्न दिया। इस दिन ये रिटर्न दिया, ये रिटर्न दिया। ऐसा करते करते मैंने अलग अलग स्कैटर्ड प्लॉट में चार्टिंग कर ली इसकी, ठीक है। और मैंने एक स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन रन किया। ये जो स्लोप बन रहा है ना, ये स्लोप मिनिमम लीस्ट स्क्वायर्ड डिस्टेंस पे है। मतलब इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा स्लोप बन ही नहीं सकता इन स्कैटर्ड पॉइंट्स के बीच में जिनमें से, जिस स्लोप से जो दूसरे सारे पॉइंट हैं इनके स्क्वायर का डिस्टेंस सबसे कमती हो, ठीक है। बन ही नहीं सकता। आई होप दैट इज ओके। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। रिग्रेशन नॉर्मल रिग्रेशन है, ठीक है। ये रिग्रेशन के थ्रू हम निकालते हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और समझना, एक कंसेप्ट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं डायरेक्टली वो कंसेप्ट पे बात करूँगा आने वाले अभी इसी वीडियो में। एक कंसेप्ट है दोस्त, वो कंसेप्ट है मीन रिवर्जन का। मीन रिवर्जन का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर ये लाइन जो है ये एक्स है, ये एक्स बार है, सॉरी, ये मीन का लाइन है, ठीक है। और ये आपकी कोई टाइम सीरीज है, मान लो आपका बीटा है, गंदा बनाया।
मार्केट का बीटा क्या होता है? मार्केट का बीटा 1 होता है। क्या बोलने की ज़रूरत है मेरे को इसमें? मार्केट का बीटा क्या होता है? 1 होता है। मार्केट के मुकाबले कितना रिस्की है? 1x रिस्की है। जितना रिस्की मार्केट उतना ही रिस्की मार्केट है। अरे क्या फालतू की बात कर रहा हूँ यार, समझ रहे हो? जितना रिस्की मार्केट है उतने रिस्की मार्केट है, समझना। मान लो एवेन्यू सुपरमार्ट का जो अभी बीटा है ना, अभी बीटा 1.2 है। आने वाले कुछ टाइम में ये बीटा नीचे जाएगा, मतलब ये बीटा टूवर्ड्स 1 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये 1 होगा। मान लो एवेन्यू सुपरमार्ट का बीटा उसके बाद और गिर के 0.8 हो जाता है। आने वाले टाइम में बीटा ऊपर की तरफ बढ़ के फिर 1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सर क्या ये कंटिन्यूसली होता रहता है? हाँ होता रहता है। चेन बहुत बड़ा हो सकता है, समझ रहे हो? इसका चेन जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। इस चीज़ को आप जब रिग्रेशन के थ्रू कोई बीटा निकालते हो ना, तो वो बीटा होता है रॉ बीटा। ये जो स्लोप आएगा ना, स्लोप जो बी आएगा वो रॉ बीटा आएगा। उस बीटा में हमको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे तो वो निकलेगा मेरा एडजस्टेड बीटा। उस बीटा में जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो मेरा एडजस्टेड बीटा निकलेगा, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार जब ये चीज़ हुई ना अच्छे से, तो अब आप ये समझना, जब मेरा ये चीज़ हो चुका है बहुत अच्छे से, तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि बीटा को एडजस्ट करना है, मतलब क्या है कि अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो उसको कुछ ऐसा एडजस्टमेंट देना है कि वो 1 के नज़दीक आ जाए। जब बीटा 1 से कम है तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट देना है कि बीटा 1 से ऊपर आ जाए, मतलब 1 के पास आ जाए। इस प्रोसेस को बोला जाता है बीटा ड्रिफ्टिंग। जो लोगों ने CFA पढ़ रहे हैं लेवल 2 स्पेशली, उन लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा ही होगा बीटा ड्रिफ्टिंग, ठीक है। अब रॉ बीटा से एडजस्टेड बीटा में कैसे जाते हो समझना प्लीज़। अच्छा, और ये क्या मीन रिवर्जन का कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होता है? हर जगह अप्लाई होता है। क्या ये स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है? होता है। मूविंग एवरेजेस, प्राइस बार बार मूविंग एवरेज पे आता है और फिर भागता है। मूविंग एवरेज अगर तोड़ दिया तो प्राइस नीचे गिर जाएगा और फिर वापस वो मूविंग एवरेज की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसलिए मूविंग एवरेज ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन प्राइस मूविंग एवरेज को टच करते ही रहता है बार बार, ठीक है। तो ये मीन रिवर्जन का बेसिक कंसेप्ट है। बीटा ड्रिफ्टिंग क्या होता है वो समझना। बीटा की ड्रिफ्टिंग करना किसको बोलते हैं? बीटा ड्रिफ्टिंग ये होता है दोस्त कि मान लो मेरा जो रॉ बीटा है वो है 1.50। एक सेकेंड के लिए मान लो मेरे को इसको एडजस्टेड बीटा क्या 1.50 से ज़्यादा होगा या 1.50 से कम होगा? सोच के बताना। 1.50 से कम होगा। क्यों? क्योंकि आज 1.50 है, फ्यूचर में तो गिरेगा ना, नीचे आएगा ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इस 1.50 को 75% का वेट दूंगा और 1 को 0.25% का वेट दूंगा। तो 1.75%, मतलब मैंने जब 1.5 को 0.75 का वेट दिया, ठीक है, 0.75 का मैंने वेट दिया, तो जो भी आंसर निकलता है इसका, और ये जो कैलकुलेशन होता है इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे ना, अभी एक्सेल में कर ही लेंगे, मैं ये सब फालतू की चीज़ नहीं करता, ठीक है। तो ये जो बीटा आएगा ना मेरा, ये एडजस्टेड बीटा रहेगा और ये बीटा 1.5 से कम रहेगा। सिमिलरली मान लो सर, अगर मेरा रॉ बीटा 0.8 है तो मैं क्या करूँगा, रॉ बीटा को 0.75 का एवरेज दूंगा और 1 को, क्योंकि 1 की तरफ मूव होगा ना, ऊपर है तो भी 1 की तरफ जाएगा, नीचे है तो भी 1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, और मैं 1 को 0.25 का एवरेज दूंगा। तो जो मेरा एडजस्टेड बीटा आएगा ना, फिर से ये 100% 0.8 से ज़्यादा होगा। ये आपको समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आया ना तो 1 सेकंड का पॉज लो, कमेंट में जाओ, ठोक दो कमेंट अच्छे से, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। तो मेरा एडजस्टेड बीटा को मैंने ड्रिफ्ट करना सीखा कि मैं ड्रिफ्टिंग कैसे करूँगा बीटा की। अब आप एक चीज़ और देखो, मैं है ना, जब एक पॉइंट आपका इसमें आ सकता है विच आई मिस्ड, कि आपने 0.75 और 0.25 क्यों लिया, 0.5 क्यों नहीं लिया, 0.8 0.2 क्यों नहीं लिया, ले लो, कोई परेशानी नहीं है। ये जो 0.75 0.25 है ना, ये एक JP मॉर्गन लेता है, मॉर्निंग स्टार कुछ और लेता है, गोल्डमैन कुछ और लेता है, ठीक है, मॉर्गन स्टैनले कुछ और लेता है। जो आपको लेना है वो ले लो। कंसेप्ट वही है कि बीटा 1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और बीटा ड्रिफ्टिंग क्यों हमने सीखा है ये भी मैं आपको आगे सेशन में बता दूंगा।
ना प्लीज़ अंडरस्टैंड। अब मेरे को जो मेरी अगली चीज़ है ना वो ये है कि मेरा बीटा तो सर आपने सॉर्ट कर दिया, बीटा इज सॉर्टेड। मेरे को अब ये आर एम माइनस आर एफ में जो आर एफ भी सॉर्टेड है, अब ये आर एम का कैलकुलेशन कैसे करना है ये समझा दो। लोग क्या करते हैं ना, 99% ऑफ द पीपल, आपने एकेडमिकली भी ऐसे ही पढ़ा होगा, आर एम बोलता है कि जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है ईयरली बेसिस पे, तो यूजुअली अपन क्या करेंगे, कुछ सालों का ईयरली रिटर्न निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने पिछले 10 साल का रिटर्न निकाला और एवरेज रिटर्न मेरा से फॉर एग्जांपल 12% आया, तो ये जो रिटर्न आया ना ये तो प्राइस रिटर्न है। प्राइस रिटर्न है मतलब यानी मैं सी ए जी आ रही है, यानी अगर मैं 10,000 पे निफ्टी बाय करता, ठीक है, और उसको 10 साल होल्ड करके रखूँगा, मान लो ऐसा कि मैं कर लेता बाय, मतलब 50 स्टॉक कर लेता बाय, निफ्टी का ETF बाय कर लेता, कुछ भी कर लेता, होल्डिंग पीरियड रिटर्न अपन ने समझा, ठीक है। वो आपने सिर्फ प्राइस को कैलकुलेट किया, प्राइस के रिटर्न को कैलकुलेट किया। आपको पता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, निफ्टी निफ्टी का जो रिटर्न है वो रिटर्न हल्का सा कम होगा एज कंपेयर टू निफ्टी के ETF के मुकाबले। अगर निफ्टी के ETF में एक्सपेंस रेशो 0 है, क्या बात कर रहे हो फालतू की, समझना। से फॉर एग्जाम्पल आपने 0 से 10 ईयर्स तक निफ्टी को होल्ड किया, ठीक है, मतलब निफ्टी का रिटर्न कैलकुलेट किया और निफ्टी का रिटर्न आपका 12% आया है CAGR, निफ्टी का रिटर्न आपका 12% आया है CAGR। आपने निफ्टी के ETF को होल्ड किया, ETF बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गूगल कर लेना, लाऊंगा कभी वीडियो बाद में, लेकिन अभी गूगल कर लेना। और इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का जो फंड एक्सपेंस है वो 0 है, मतलब फोकट सेवा चल रही है, फंड मैनेजर को कोई पैसा नहीं चाहिए, कंपनी को कोई पैसा नहीं चाहिए, आप तो बस पैसा लगा दो हमारे थ्रू और आप खुशी से रहो। इसका रिटर्न जो होगा ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा निफ्टी के मुकाबले। सर क्या बात कर रहे हो, निफ्टी का ETF तो वही 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है ना, जो 50 स्टॉक में निफ्टी में है। जैसे ही निफ्टी से कोई स्टॉक हटेगा तो ये ETF भी उस स्टॉक को बेच देगा, कोई दूसरा स्टॉक आएगा तो वो स्टॉक को खरीद लेगा, बिल्कुल यही होता है। हाँ यही होता है, लेकिन इस 12% में आप एक चीज़ मिस कर रहे हो, वो है डिविडेंड के रिटर्न। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये जो है ना, ये मेरे को प्लस करना है इसमें डिविडेंड यील्ड। आई होप मैं आपको कन्विंस कराने में सक्सेसफुल रहा हूँ इस चीज़ के अंदर। डिविडेंड यील्ड आई विल ऐड इन माई एब्सोल्यूट निफ्टी रिटर्न, क्योंकि ये ETF है ना, एक म्यूचुअल फंड ने तो एक्चुअल में जाके शेयर खरीदे ना मार्केट में, तो जो डिविडेंड देंगे वो 50 स्टॉक, वो डिविडेंड की यील्ड भी तो मैं ऐड करूँगा ना, करूँगा ना। एक चीज़ और हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ आप कर नहीं पाओगे, अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको समझाने में, वो मेरे एलीट मेंटीज करते हैं। ये चीज़ है ना जो, ये होगा बायबैक यील्ड, इसको अवॉइड कर देना 1 मिनट के लिए, मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा दायित्व है, मेरा लाइबिलिटी आपको सही कंसेप्ट समझाना, ठीक है। बायबैक यील्ड क्यों ऐड करी, क्योंकि क्या बायबैक जब होता है वो भी रिटर्न है ना इक्विटी शेयर होल्डर के हाथों में, लेकिन सर बायबैक यील्ड तो कहीं मिलेगी नहीं हमको सेंसेक्स की, तो हाँ, तो इसीलिए तो माथा बच्ची होती, 3 घंटे लगते हैं उसको समझाने में कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सर निफ्टी 50 की कंपनियां तो हार्डली कभी बायबैक करती हैं, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ बहुत कम होता है ये रिटर्न, बहुत कम होता है, ठीक है। इसको इसलिए अवॉइड कर दो, अभी अपन इन दोनों पे फोकस रहेंगे, ठीक है। तो फटाफट अभी एक्सेल पे जाते हैं और समझते हैं कि इसका पूरा गणित कैलकुलेशन कैसे होगा, और साथ में ये बॉटम अप बीटा का कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। हमने लास्ट सेशन तक देखा था और हमने देखा था हमने बहुत सारी चीज़ें हार्ड कोड कर दी थी, आज ये सब सीखेंगे इसको कैसे कंप्लीट करना है। पहले है ना इसकी थोड़ी स्टाइल सुधार लेते हैं, स्टाइल सुधार लेते हैं, बोले तो स्टाइल सुधारने का मतलब ये है सर कि थोड़ा सा इसको सुंदर कर लेता है। मैंने नेम चेंज किया और मैंने इस टैब को और थोड़ा सुंदर कर दिया। मेरा मॉडल यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ डेटा,
इसको भी मैं टैप का कलर चेंज कर देता हूँ। भाई मैं आपको बिल्कुल परफेक्शन के साथ बता रहा हूँ कि कैसे काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलो थोड़ी ब्रांडिंग भी करने दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो दोस्त लोग आप तो अपने। ये सब जो शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये आपको रटे हुए होना चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। ये जो पूरी शीट है ना, बीटा कैलकुलेशन के लिए डेडिकेटेड है। ये वाली पूरी की पूरी शीट बीटा के कैलकुलेशन के लिए डेडिकेटेड रहेगी। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिग्रेशन बीटा। तो रिग्रेशन बीटा के लिए मुझे कुछ चाहिए, मुझे क्या चाहिए वो मैं ढूंढता हूँ और आपको बताता हूँ। मतलब ढूंढता है ना, हम ढूंढ के बताते हैं। देखो सर, ये आपको हो सकता है ये फाइल आपको दिख रही हो बहुत अच्छे से। मैं है ना, मैं याहू फिनेंस ओपन करता हूँ। ये रहा याहू फिनेंस। हाँ जी, एवेन्यू सुपरमार्ट मैंने लिखा है। एवेन्यू सुपरमार्ट आ गया, ये आपके सामने आ गया। अब आप हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा में आपको क्या करना है ना, आपको या तो आप 5 ईयर ले लो, 5 ईयर लोगे तो मंथली लेना, और 2 ईयर लोगे तो वीकली लेना। मैं चाहता हूँ आप दोनों से कैलकुलेट करना, मैं आपको एक से कैलकुलेट करके बताया तो मैं 2 ईयर वीकली निकलता हूँ। सर ये क्या बोल रहे हो 5 ईयर मंथली 2 ईयर वीकली? भाई ये रिटर्न की फ्रीक्वेंसी है, ये रिटर्न की फ्रीक्वेंसी है। 2 ईयर का रिटर्न लेता हूँ मैं 2 ईयर का लूँगा तो एक साल और पीछे चला जाता हूँ, ये 2 साल का रिटर्न हो गया मेरा, ठीक है। वीकली रिटर्न निकाला है हिस्टोरिकल प्राइजेस और अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। जब मैंने अप्लाई किया तो ये अप्लाई हो गया और मैंने डाउनलोड कर लिया इसको। एक तो मैंने ये करा। दूसरा मैंने निफ्टी का भी सेम लेना है। हिस्टोरिकल डेटा में गए और हिस्टोरिकल डेटा में जाके हमने फिर से वही किया, इसको भी मैं करता हूँ वीकली। और इसको भी मैं 2 ईयर्स का रिटर्न करूँगा। चेक कर लेते हैं, हो गया अप्लाई, आ गया ना 22 फरवरी से। इसको भी अपन डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखना सर, ये फाइल मेरी डाउनलोड हुई है। ये वाली जो फाइल है, आपको स्पॉटिफाई दिख गया है, ये वाली जो फाइल है ये डाउनलोड हो गई है, ठीक है। मुझे एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, वॉल्यूम भी नहीं चाहिए, मैं हटा दिया सब। ये एवेन्यू सुपरमार्ट है। सबसे पहला काम जब भी आप डेटा डाउनलोड करते हो ना, सबसे पहला काम आपको करना होता है डेटा की स्क्रीनिंग। आपको ये चेक करना है कि कहीं डेटा में कोई नल वल तो नहीं दिख रहा है, कोई नॉट एप्लीकेबल जैसी चीज़ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब परफेक्ट एकदम। मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा और इधर आऊँगा B2 पे, B8 पे आता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखना ये जो फर्स्ट लाइन ना, ये हमेशा अलाइन टुवर्ड लेफ्ट रहेगी और बाकी सब अलाइन टुवर्ड्स राइट रहेंगे, ठीक है। चलो इसको अपन कर दें क्लोजिंग प्राइस। एडजस्टेड था अपन ने लिया, यहाँ क्लोजिंग ही बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी गंदी फॉर्मेटिंग है, बाप रे बाप। Ctrl+1 कस्टम वीकली रिटर्न, फॉर्मेट पेस्ट कर दिया मैंने इस पर। भाई जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा ना कि मैं क्या शॉर्टकट वॉटकट लगा रहा हूँ, आप सीधे ये वीडियो देख रहे हो, इसको आपको समझ नहीं आ रहा है। पूरा कोर्स है ये, आपको पूरा फर्स्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा, ओके, तभी वो चीज़ समझ में आएगी। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज,
अपने इसको कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो अनफिल्टर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एल। और मैं इसको करता हूँ ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट से, मेरे को सबसे पुराना पहले चाहिए, सबसे लेटेस्ट आखिरी में चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या मैं इस वीक का रिटर्न निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसके पहले का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस -1 ऑल्ट HP H0 H0। क्या निफ्टी 10% भागा था? हो सकता है भाग गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हफ्ते में भागते हैं भाई, बड़े बड़े स्टॉक भाग जाते हैं, कोई बात। देखो 20% भी भागा है, देखना है निफ्टी ने कैसा रिएक्ट किया है, देख लो आपके हाथ में भाई। -15% भी भागा है, ठीक है, एवरीथिंग। और Alt+D+F+S करोगे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब आपने कोई फ़िल्टर लगा रखा है, जैसे मान लो आपने ये फ़िल्टर लगाया। अच्छा, इसको मैंने क्या करा, मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा है, मैं यहाँ पर आया हूँ, देख लेना, मैं बता देता हूँ। मैं इधर आया हूँ, मैंने ऑल्ट प्रेस करके डाउनवर्ड एरो प्रेस किया तो ये विंडो खुल गई। मैं नीचे आया, नीचे आया, नीचे, और मान लो मैंने ये 3 टॉप 3 नेगेटिव रिटर्न्स इंटर कर दिए। अब मेरे को ये फ़िल्टर खोलना है, ये फ़िल्टर खोलना है मतलब कि फ़िल्टर हटाना है नहीं, ये जो है ना, ये जो मैंने फ़िल्टरिंग करी इसको हटाना है। तो ऑल्ट प्रेस करा है, ऑल्ट, सब खुल गया, D+F और S, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको लिखते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट वीकली रिटर्न्स, और मैं इसको एक लाइन और नीचे ले आता हूँ, सुंदर कर देंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है भाई, हो गया, बढ़िया हो गया। चाहो तो उसको मर्जन Alt+HMC से मर्जन सेंटर भी कर सकते हो, इट्स टोटली योर विश। नाउ इसको भी अनफिल्टर कर देंगे। अनफिल्टर कैसे करोगे? कंट्रोल शिफ्ट एल से कर दोगे तो ये फ़िल्टर हट गया। अरे ठीक है, ये फ़िल्टर हट गया। और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल 1 करता हूँ, बॉर्डर में जाता हूँ, और एक ब्लू कलर के, वही कलर की बॉर्डर मैं इसके नीचे लगा देता हूँ। कितना सुंदर हो गया काम। इसको वीकली हटा दो, वीकली ठीक नहीं लग रहा है, रिटर्न कर दो, ठीक है ना। यस, हो गई है, कलाकारी कर ली आपने, ठीक है। अब क्या करना है ना मेरे को, अब मेरे को निफ्टी के रिटर्न साइड में प्लॉट करने हैं। तो निफ्टी के रिटर्न के लिए मैं निफ्टी का ओपन करता हूँ, जो शीट मेरे पास आई है, ये शीट है, ये निफ्टी की NSCI दिख रहा है। इसमें मैं सबसे पहला काम वही करूँगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, Alt+HOI, ऑटो बिट दो जाएगा Alt+HOI से, कंट्रोल शिफ्ट एल, Alt+HOI, और मैं इसको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में जमाऊँगा। सॉर्ट कर देना, देखने पे मत जाना, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, सिर्फ इसको कॉपी करता हूँ, और मैं इधर पेस्ट कर दे, मतलब इधर यानी नीचे पेस्ट कर देता हूँ। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसके नीचे ये होना चाहिए, लास्ट डेट यहाँ 22/23 है, यहाँ भी लास्ट डेट 22/23 होना चाहिए। अगर ये आपके वीकली रिटर्न्स हैं तो ये भी आपके वीकली रिटर्न होना चाहिए, पीरियड भी सेम होना चाहिए। कॉपी करा, कॉपी करा, सब कॉपी कर दो सर, आप तो खुद कुछ मत करो, आप सब कॉपी कर दो चीज़ों को। छोड़ो ना यार, कंट्रोल 1, बॉर्डर नहीं भाई, नंबर में गए, कस्टम में गए, ये वाला लिया, एक डेसिमल हटाया, ठका ठाक, इसको भी मर्जन सेंटर कर दो। अब देखिए सर, अब अपन बीटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
बीटा वन मतलब भाई सबसे बीटा सेम निकलेगा, मैं सिर्फ कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने इक्वल टू, क्योंकि मेरे को तो स्लोप चाहिए ना, बी ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो अगर सिर्फ स्लोप चाहिए तो स्लोप का फॉर्मूला है डायरेक्टली एक्सेल के अंदर। वाई क्या है, वाई के निफ्टी के रिटर्न है ना, निफ्टी के रिटर्न है नहीं, वाई सुपर एवेन्यू सुपर मार्ट के रिटर्न है दोस्तों। इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इधर आया, इसको सिलेक्ट किया, बंद करके ओके मारा। क्या आ रहा है, 1.24 आ रहा है। ये एक तरीका है बीटा कैलकुलेट करने का। बीटा कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, कोवेरियंस ऑफ दोनों डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, समझ लो ऐसे आप। कोवेरियंस ऑफ सैंपल लूँगा मैं, सैंपल क्यों लूँगा, हम पहले बात कर चुके हैं इस पर एक बार, ठीक है। इसमें जो मेरा एरे वन है वो एरे वन होगा, ये मेरे को इसका और इसका कोवेरियंस चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ सैंपल। सैंपल मेरा वेरिएंस ये वाला वेरिएंस है, दोनों से बीटा समार बराबर आ रहा है। क्या मैं ये बीटा कैलकुलेशन का मेथड यूज़ करूँ, कभी नहीं करने का, कब, कितना गंदा इन्फॉर्मेशन देना, सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे रहा, मैं क्यों करूँगा भाई। मैं एक और बीटा कैलकुलेट करता हूँ, बीटा नंबर 3, क्योंकि उसमें मेरे को स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी। बीटा नंबर 3 कैलकुलेट करने के लिए ना मैं डेटा में जाऊँगा और डेटा में जाके डेटा एनालिसिस पे क्लिक करूँगा। अगर आप डेटा में जा रहे हो और आपका डेटा एनालिसिस नहीं दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब है आपने डेटा एनालिसिस का टूल पैक ऐड नहीं करा हुआ है। आप फर्स्ट वीडियो देखो सेटिंग वाला जाके, पहला वीडियो, मैं नहीं बताऊँगा आप कैसे करना है, जाना जाके देखना तब समझ में आएगा, ठीक है। मैं डेटा एनालिसिस में जाऊँगा, डेटा एनालिसिस में मैं क्या करूँगा पता है, मैं जाऊँगा रिग्रेशन पे, रिग्रेशन को ओके करूँगा। जो y की रेंज है ना, मेरी y की रेंज होगी ये वाली रेंज, मैं यहाँ से ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नीचे तक पूरा खींच दूँगा इसको, मेरी y की रेंज है। जो मेरी x की रेंज होगी ना, मेरी x की रेंज होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और नीचे तक पूरी जाऊँगा। अब समझना सर, क्या मैंने लेबल इंक्लूड किए हैं, हाँ मैंने लेबल इंक्लूड किए, लेबल है ना, ये इंक्लूड किया था ना अपन ने, तो अपन इसको सिलेक्ट कर देंगे। बाकी सबको एज इट इज़ छोड़ दो। जो आउटपुट रेंज है ना आपकी, वो आउटपुट रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करके ये डाल देना और ओके कर दो। देखो अभी जादू क्या हो गया भाई। जब भी जादू बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ जादूगरी हो जाती है। लीनियर लाइनिस्ट फंक्शन रिटर्न्स एरर, प्लीज़ चेक इनपुट अगेन। अच्छा वो ब्लैंक है इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको है ना D9 मत करो, इसको D आप कर दो 11 और इसको भी कर दो G11। मतलब अब जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ से और यहाँ से, और अब लेबल हटा दो, ओके कर दो। समझना प्लीज़, लेबल हटाया, ओके करा, लेबल हटाया और ओके करा, तो ये मेरे सामने है ना एक आउटपुट आ गया, ये मेरे सामने एक आउटपुट आ गया। कभी किसी वीडियो में समझ लेंगे कि इस टेबल को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। अनोवा टेबल बोलते हैं, रिग्रेशन आउटपुट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, जो कोएफिशिएंट आ रहा है ना वो 1.24 आ रहा है, ये बीटा है आपका। आर स्क्वायर मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पर 0.26 का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर बहुत कमज़ोर है, स्टैंडर्ड एरर बहुत ही कम है मेरा, ठीक है। और मेरा बीटा कोएफिशिएंट 1.24 आ रहा है। ये जो मेरा बीटा कोएफिशिएंट है, मैं इक्वल टू जाऊँगा और मैं इससे इसको लिंक कर दूँगा। ये मेरा बीटा निकालने का तरीका है। ये मैंने निकाला है बीटा थ्रू रिग्रेशन। आप बीटा चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। जब आप ये बीटा निकालोगे तो आप ये बीटा तो निकाल दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कहीं भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ राइट में, ठीक है, इसको राइट में शिफ्ट कर देता हूँ।
क्या ये बीटा लीवर्ड बीटा है? बिल्कुल लीवर्ड बीटा है, ठीक है। अब मैं करता हूँ बीटा ड्रिफ्टिंग, बीटा ड्रिफ्टिंग करूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, हाँ जी। लीवर्ड रॉ बीटा, क्या आ रहा है मेरा लीवर्ड? कोई भी ले लो, इसको ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब बीटा वेट, ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ 0.75 या फिर 75%। इसको और अच्छा कर दो, ठीक है। अब करो आप मीन बीटा मतलब मार्केट बीटा, मीन बीटा वेट, मार्केट बीटा वेट कर दो, उसको कंफ्यूज ही होते रहोगे नहीं तो। मार्केट बीटा वेट 25। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जो मेरा बीटा निकल के आएगा रॉ एंड मार्केट बीटा 1, ठीक है। इसको कॉपी करके नीचे ले जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम करेंगे एडजस्टेड बीटा। क्यों मैं एडजस्टेड बीटा में 1.24 क्यों नहीं ले रहा हूँ डायरेक्टली, आपको पता है? क्योंकि फ्यूचर में मुझे पता है कि इसका बीटा टूवर्ड्स 1 मतलब 1.24 से गिरेगा। ठक इंटू ठक, ब्रैकेट क्लोज कर दो यार, वो बॉडमास के फंडे लग जाएंगे नहीं तो ज़बरदस्ती के। प्लस जो लोगों को पता है नेम मैनेजर भी यूज़ करके करा जा सकता है, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ अभी टाइम बचाने के लिए। आप चाहो तो नेम मैनेजर यूज़ करके भी कर सकते हो। क्या आपका बीटा 1.24 से कमती आया है? आना भी चाहिए ना। 1.24 है तो टूवर्ड्स 1 जाएगा, तो टूवर्ड्स 1 ही तो जा रहा है। 1.18 जा रहा है, टूवर्ड्स 1 जा रहा है ना, 1 थोड़ा ना होगा, टूवर्ड्स 1 तो जाएगा ना, ठीक है। 1.18 विल बी द बीटा विच आई वॉन्ट। मैं इसको शेड में हाईलाइट कर देता हूँ। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक जो मैंने समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आना चाहिए। ये बीटा आप चाहो तो आप इस बीटा को यहाँ यूज़ कर सकते हो। कहाँ पर? इधर नहीं, इस वाले टेबल पे नहीं, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली इधर जाके इस बीटा को यूज़ कर सकते हो, इस जगह जाके यहाँ पर उसको मैप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये वाला नहीं होगा। कॉम्प, मीडियन, बीटा ये सब नहीं। अब हम सीखेंगे कि कॉम्स का बीटा कैसे निकाला जाता है, कंपेरेबल कंपनीज़ का बीटा कैसे निकाला जाता है। तो यार कंपेरेबल, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर कंपेरेबल कंपनीज़ का बीटा हम इस वीडियो में निकालेंगे। तो एक काम करो ना आप, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है, सिंपल सा असाइनमेंट देता हूँ। आप सबसे बढ़िया काम ये करो, व्हाट आई वांट यू टू डू इज़, कोई लिंक्डइन विंक्डइन पे पोस्ट मत करना ये चीज़, आई डोंट वांट दैट। आप है ना, ये जैसे मैंने रिग्रेशन बीटा, एक चीज़ और हम मिस कर गए, 2 years वीकली। टू ईयर्स वीकली, ठीक है। वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज़, प्लीज़ समझना ये अगले के लिए स्टेपिंग स्टोन है। अगर आपने ये नहीं करा, क्योंकि मैं नहीं करूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आपने करा होगा ना, आप उससे निकालना, ठीक है। थोड़ा समझो यार, इसको कोहर्ट जैसा लो दोस्त, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट ग्रैब इट, ठीक है। आपको क्या करना है ना, जैसे मैंने 2 ईयर वीकली निकाला ना, एवेन्यू सुपरमार्ट का निकाला, आपको सर इन चारों कंपनीज़ का भी सेम बीटा कैलकुलेट करना है। चाहो तो इसी शीट में कर देना, चाहो तो अलग से कर देना, लेकिन मुझे ये फिगर चाहिए, ये वाला फिगर चाहिए। एडजस्टेड मत करो आप,
ये वाला फिगर चाहिए चारों का, और आप निकालोगे इसको। मैं जब अगला सेशन लूँगा तो मैं डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर दूंगा और मैं वो बीटा इनपुट करूँगा यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। लेकिन जब आप करोगे ना, जब आप करोगे तब आप वो बीटा इनपुट करोगे इस जगह पर, ट्रेंड का जो बीटा आप निकालोगे वो बीटा यहाँ इनपुट करोगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और ये करना ही करना है। अगर इफ़ यू कंसीडर मी एज योर मेंटोर, दिस इज़ योर असाइनमेंट विच यू नीड टू डू। बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी शीट साथ में जो पीपीटी जो मैंने स्लाइड पे काम करा है वो दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप अच्छे से शिद्दत से करो। इसी वीक में अगले 2 या 3 दिन के अंदर आपको कंपेरेबल बीटा मिल जाएगा। और कंपेरेबल बीटा के साथ मैं सोच रहा हूँ एक कॉमन स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर भी मैं एक टास्क दूँ, तो उसके लिए भी वेट करना, और वो गिव अवे के साथ रहेगा प्लीज़। तो अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो आप अभी कॉमन स्टेटमेंट एनालिसिस में जाओ, मंथली गिव अवे है, हर महीने में दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, हर महीने आई विल गिव इट टू यू, ओके। नाउ प्लीज़ डू दैट, ठीक है। अच्छे से करो उसको, और फिर हम समझते हैं कैसे करना है। एंड अगर अभी तक आपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर दो यार। और ये खजाना अपने पास तक मत छुपा के रखना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। प्लीज़ डू दैट, ताकि हम ग्रो कर सकें, आप ग्रो कर सको। और एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, लाइक यू नो, मेंटोर मेंटी टॉक। आप मुझे एक बात बताओ, अपना चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। मैंने मोनेटाइजेशन सारे वीडियोस पे ऑन नहीं किया है। जो भी आपकी लर्निंग वीडियो है, आई डोंट वांट कि बीच में कोई ऐड आए, तो आई डिडंट डू दैट, ठीक है। आप जो बोलोगे ना कमेंट में वो करूँगा, और मैं इसको शुरुआत में भी रख सकता था, लेकिन मुझे मैटर करता है उन स्टूडेंट्स का जो मेरे वीडियोज़ को लास्ट तक देखते हैं। मतलब जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना कि मुझे सिखाना है, अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हो तभी तो ही आप मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता यार कोई कितना व्यू टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है। सब ने मेरे को बोल दिया कि छोटे वीडियो बना, छोटे वीडियो बना, छोटे वीडियो बना। को नहीं बनाने का है, आई डोंट वांट दैट, ठीक है। 15 मिनट में ये कंसेप्ट आप सिर्फ देख सकते हो, समझ नहीं सकते हो, ठीक है। और ये कर तो बिल्कुल नहीं सकते हो, ये तो श्योर शॉर्ट तरीका बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ, क्या हम ज्वाइन बटन लगाएं हमारे चैनल पे? अगर वो सपोर्ट मुझे मिलता है ना, तो आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू बेटर कंटेंट इन अ फास्टर मैनर, ठीक है। बहुत नॉमिनल सा फीस रखेंगे, बहुत नॉमिनल सा, बहुत छोटा फीस रखेंगे, डोंट वरी। मतलब इतना तो यार तुम सुट्टेबाजी के अंदर ख़त्म कर देते हो नालायक को, ठीक है। आप कमेंट में बताना कि हाँ सर ज्वाइन बटन रखो, वी विल ज्वाइन, ठीक है। अगर आप बोलते हो कमेंट के अंदर और मुझे कम से कम 100 कमेंट आते हैं, 100-200 कमेंट आते हैं, तो ही मैं सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मिनिमम एक 100-200 कमिटमेंट भी चाहिए और कमेंट भी चाहिए कि हाँ भाई, हाँ अगर रीजनेबल फीस रहेगी तो वी विल डेफिनेटली ज्वाइन। और डेफिनेटली जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके साथ में 1-2 सेशन अलग से कर लूँगा एवरी मंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्क मी एनीथिंग, इस टाइप की कोई मेंटरिंग कर दूंगा, उनकी गाइडेंस कर दूंगा, अलग से मेंटरिंग सेशन करूँगा, ठीक है। तो वो एक बहुत नॉमिनल सा फीस रखेंगे, मतलब वेरी वेरी नॉमिनल, डोंट वरी। इन्हें लाइक 4-5 रुपीज़ अ डे, अगर आप इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड अगर वो होता है तो यार क्या सपोर्ट मिलेगा पता है? एडिटिंग मैं चाहता हूँ थोड़ी और प्रोफेशनल क्वालिटी की हो। मैं सेटिस्फाइड हूँ कैप्चरिंग से, लेकिन मैं क्या होता है, अभी मैं खुद एडिट करता हूँ ना, तो वो मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज जाती है, आपको पता है। वांट टू हायर एडिटर जिसको थ्रू मैं एडिटिंग करा सकूँ, तो उसके लिए आई नीड सम सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। आप बताना कमेंट में, अगर आप मना करोगे कि नहीं यहाँ कमेंट नहीं आएंगे ना, तो आई विल नॉट डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट, ओके। और हाँ, अगर कंफ्यूज हो ना अभी तक कि किस चीज़ में करियर बनाना है, ठीक है, या फिर आपने अभी तक मेरा लिंक्डइन का जो मंथली कोहर्ट में रन कर रहा हूँ वो आपने नहीं देखा, हर महीने स्टार्ट होता है ये। मतलब अगर मैं अप्रैल में स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट होगा मार्च के लास्ट संडे से, जहाँ पर मैं 30 दिन आपके साथ पर्सनली आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए काम करता हूँ, और यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज। तो अगर वो नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर चेक करना, और आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका लिंक्डइन गेम बहुत चेंज हो जाएगा। एंड लिंक्डइन बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को सिर्फ लिंक्डइन के कारण देख रहे हैं। सो अगेन आई एम सेइंग दिस टू यू, दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।